हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के सेकेंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है प्रधानमंत्री। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट है प्रधानमंत्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान द्वारा भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर संसद जो है वो एक लोकतांत्रिक रूप से स्थापना की गई है इसकी। और इस व्यवस्था में दो कार्यकारी मुखिया होते हैं। पहला नाम राष्ट्रपति जो औपचारिक रूप से जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और दूसरा जो वास्तविक जो प्रधानमंत्री होता है। यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के सलाह पर ही कोई काम करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, यानी संवैधानिक रूप से जो प्रधान है देश का वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और कार्यकारिणी प्रधान होता है। कार्यपालिका का समस्त कार्य और औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। मतलब जो भी प्रधानमंत्री काम करेंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही काम करेंगे। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो है औपचारिक रूप से वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, यानी जितनी भी शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति के पास ही होती है। लेकिन राष्ट्रपति के नाम से यह निर्णय वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के निर्णय में ही लिया जाता है। यानी काम कोई भी करेंगे, निर्णय कोई भी लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उसके मंत्रिपरिषद के बैठक में ही लिए जाते हैं, जिसको कैबिनेट बैठक बोला जाता है। लेकिन जो काम किया जाएगा वो प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के नाम से होगा। अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्रधान की भूमिका निभाती है। यानी प्रधानमंत्री कोई भी बैठक की अध्यक्षता करते हैं और वास्तविक रूप से कार्यकारी प्रधान की भूमिका निभाते हैं। अब उसमें प्रधानमंत्री परिषद का मुख्य नेता होते हैं, प्रमुख नेता होते हैं, संसद का प्रमुख नेता होते हैं, देश का भी प्रमुख नेता होते हैं और दल का भी प्रमुख नेता होते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख मात्र 3 बार किया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगा, यानी प्रधानमंत्री के साथ साथ उसका मंत्रिपरिषद भी होगा जो उससे परामर्श लेंगे, यानी सलाह मशवरा करेंगे, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यानी जो भी प्रधानमंत्री होंगे उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तथा मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। यानी प्रधानमंत्री का नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जो मंत्री होते हैं उसका नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रपति के मशविरा से, परामर्श से। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि मतलब जो भी कार्य करेंगे, जैसा भी कार्य करेंगे, उनका प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दे। वह संघ के कार्य का प्रशासन पर विधायी प्रस्ताव संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित किया जाए। मतलब मंत्रिपरिषद में भी अगर कोई निर्णय होता है तो उसका सूचित जो है वो राष्ट्रपति को किया जाना है या जाना पड़ेगा। और उसके बाद है संघ के कार्यों का प्रयास और विधायी प्रस्ताव संबंधित जानकारी राष्ट्रपति मांगे। मतलब अगर कोई चीज़ों के संबंधित प्रस्ताव पर या विधायी पर अगर राष्ट्रपति जानकारी मांगे तो उसे प्रोवाइड करवाना होगा। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने फैसला लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने उन्हें उस पर विचार नहीं किया तो राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखा जा सकता है, यानी उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अगर कोई विषय है जिस पर मंत्री ने फैसला लिया हो, किसी मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने फैसला लिया हो, लेकिन मंत्रिपरिषद के अंदर यानी कैबिनेट बैठक के अंदर उस पर चर्चा नहीं हो, यानी विचार विमर्श नहीं किया गया हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति कहे तो उस पर मंत्रिपरिषद के सामने फिर से रखा जाएगा और उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, यानी जो राष्ट्रपति होगा अपने लिए एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यानी उसके आदेशों पर, उसके सलाह परामर्श के हिसाब से वो प्रधानमंत्री कार्य करेगा। अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर ले।
राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि जो लोकसभा में जो बहुमत वाले दल होते हैं, जिनके पास 1/3 मेजोरिटी होती है, तो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। परंतु जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी कभी कभार हंग असेंबली हो जाता है कि किसी भी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है, तो उस दौरान राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो सबसे बड़े दल है पहले उसको न्योता देगा। तो हंग असेंबली में क्या होता है कि जो सबसे बड़े दल होते हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीट होती है, पहले उनको बुलावा दिया जाता है कि आप प्रधानमंत्री पद के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है। फिर अगर वो बन जाता है या शपथ ले लेते हैं तो फिर उसको फ्लोर टेस्ट पास करना पड़ता है। अगर वो पास कर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद वाले दल को बुलाया जाता है। अगर वो भी नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद वाले दल को बुलाया जाता है। अगर वो भी नहीं कर पाए तो फिर से दोबारा चुनाव करवाया जाता है। तो इसमें 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी PV सिंह बने थे, इसी के रास्ते। और 1991 में नरसिम्हा राव बने थे और 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। अगर किसी प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो ऐसे समय में भी राष्ट्रपति को अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त करनी होती है। अगर कोई प्रधानमंत्री है और आकस्मिक रूप से उसका मौत हो जाता है, किसी बगैर केस का कुछ भी ऐसा होने के बाद अगर उसकी मौत हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी भी कोई न हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विवेक का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अब प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। दोनों में से किसी एक का सदस्य होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से किसी एक का सदस्य भी नहीं है, ऐसी स्थिति में वो प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य है, या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। जैसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो वो लोकसभा यानी राज्यसभा का सदस्य थे। असम से वो 10 साल तक राज्यसभा सदस्य रहे, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे। तो किसी न किसी एक सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य है 6 महीने के अंदर में। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री का अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। मतलब कितने उम्रदराज लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। किसी भी उम्र में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कोई व्यक्ति कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 ही बार बनेंगे। जैसे अमेरिका में है 2 ही बार प्रधानमंत्री तो ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन हमारे देश में इस तरह का सिस्टम नहीं है। आप जितनी बार आपके पास मेजोरिटी आती है, पावर है, सत्ता में आप आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही बार या 3 ही बार बन सकते हैं, फिक्स नहीं है। उसके बाद कार्यकाल क्या? प्रधानमंत्री इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है, और इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सके। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर राष्ट्रपति जब चाहे जब प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे, हटा दे उसे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो 5 वर्ष के लिए ही नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही पद पर बना रह सकता है। अब कोई प्रधानमंत्री है, हमारे देश में बहुमत साबित करने के लिए 273 सीट चाहिए, 273 सांसदों की मेजोरिटी चाहिए। अगर उससे कम है या किसी के पास नहीं है तो प्रधानमंत्री आप बने हुए नहीं रह सकते हैं। और विश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष के ओपोजिशन के लीडर, और अगर आपको वो जीत नहीं पाए तो फिर आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री विश्वास नहीं है, अगर ओपोजिशन लीडर को लगता है कि इसके पास बहुमत नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव में 272 सांसदों से कम वोट पड़े, 272 से मिनिमम 272 होना चाहिए, अगर उससे कम वोट पड़े तो तुरंत प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं? संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जेनिंग्स द्वारा प्रधानमंत्री की तुलना सूर्य से की गई थी। एक जेनिंग्स था पॉलिटिशियन, उन्हें सूर्य से की। वो लिखते हैं कि वह सूर्य के समान है जिसके इर्द गिर्द ग्रह परिभ्रमण करते हैं। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं। मतलब जो भी संविधान है, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी संविधान का जो भी रास्ता है प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं।
और उसके कार्य और शक्ति का मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है, उसके पास ये शक्ति है। मंत्री के विभागों का वितरण भी कर सकता है, ये भी उसके पास शक्ति है। संसद के संदर्भ में कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी की काम करते हैं वो, और मंत्रिमंडल के मुख्य नेता होते हैं। और विभिन्न विभागों के बीच कड़ी का काम करते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में, मतलब राष्ट्रपति को सूचनाएं देते हैं, परामर्श देते हैं। उसके बाद राष्ट्र के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, पॉलिसी मेकर जिसको कहा जाता है, पॉलिसी बनाते हैं। और प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं, विभिन्न आयोगों एवं परिषद के अध्यक्ष होते हैं, अनुग्रह की शक्तियाँ होती हैं। अब मंत्रिपरिषद का गठन, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में सहयोगी मंत्रियों का चयन करता है, यानी प्रधानमंत्री तो पद तो होता ही है, साथ ही साथ उनके सहयोग में मंत्री का भी चयन करते हैं अपने सहयोग के लिए। देश के विभिन्न भागों में को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक जातियों आदि को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करता है, यानी सभी जाति को साधने की वो कोशिश करते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा। विभागों का वितरण, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण भी करता है। वह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के विभाग में परिवर्तन भी कर सकता है, ये उसके पास शक्तियाँ हैं, यानी किसी को विभाग दे सकते हैं और किसी से विभाग वापस भी ले सकते हैं, यानी परिवर्तन भी कर सकते हैं। संसद के संदर्भ में क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का शस्त्र आहूत करने और खत्म करने के संबंधी परामर्श देता है, यानी प्रधानमंत्री जो है संसद का शस्त्र बुलाता है तो उससे पहला भाषण जो होता है, अभिभाषण जिसको कहा जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा पढ़ा जाता है। और जब संसद का सत्र खत्म हो रहा होता है तब भी वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत करवाया जाता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। अगर चाहे कोई प्रधानमंत्री चाहे कि मैं 5 साल से पहले लोकसभा को भंग करना चाहता हूं, तो वो कर सकता है। वो परामर्श दे सकता है कि हम लोकसभा भंग करना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। वो सभा पलटकर सरकार की नीति के निर्माण में घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करती है। प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति और मंत्री के बीच कड़ी का काम करता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए निर्णयों को सूचना देता है, मतलब राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री परिषद का जो भी कोई काम करेगा मंत्री, तो उसका सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कार्य है। राष्ट्रपति के विचार को मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के समक्ष भी रखना उसका एक कार्य है प्रधानमंत्री के द्वारा। मंत्रिमंडल के प्रमुख नेता होते हैं। मंत्रिमंडल का प्रमुख नेता होता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। जो भी बैठक होगा, कैबिनेट का बैठक सुना होगा आपने बहुत बार न्यूज़ में, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल सभी कार्यकर्ता होते हैं। विभिन्न विभाग के बीच कड़ी का काम करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो कैबिनेट का मुखिया होता है और विभिन्न विभागों में उत्पन्न होने वाली आपसी समस्याओं, झगड़ों, मतभेदों को समझाता है और कुशल एवं प्रभावी प्रशासन के लिए आपसी सहयोग और समन्वय स्थापित करता है मंत्रियों के बीच में। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें लगभग 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है मंत्रिमंडलीय मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री एवं एक होता है उप मंत्री। जब मंडलीय मंत्री कैबिनेट का एक छोटा सा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो 15 से 20 ही होते हैं। कुल मिला के 60 से 70 मंत्री पद हो सकते हैं, लेकिन उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो 15 से 20 के बीच में ही हो सकता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं या मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। अब मंत्रिपरिषद का आकार, व्यवहार में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 33 से 70 तक रहती है, यानी 33 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 70 तक होना चाहिए मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल में 12 से 25 तक 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में प्रावधान किया गया है कि मंत्री का अधिकतम आकार लोकसभा की कुल संख्या के 15% ही होगा। यानी अगर 543 सीट है देश में, तो उस 543 सीट का 15% निकाल लीजिए, जितना आएगा उतना ही मंत्री बन सकता है। अब मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार होते हैं। प्रथम मंत्री मंत्रिमंडल मंत्री होते हैं, द्वितीय राज्य मंत्री और तृतीय उप मंत्री होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे देश में मंत्रिमंडल होते हैं या फिर राज्य मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर, जिसको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या किसी का राज्य मंत्री बना दिया जाता है। और राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है, यानी वो सलाह देते हैं।
राष्ट्रपति लगभग प्रत्येक मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। राष्ट्रपति को प्रशासन के बारे में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी है तो वह अन्य मंत्री से किसी मंत्री से सीधे बात न करके प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति का जितना अधिकार है कि अगर किसी भी मामले पर जानकारी लेना हो तो संबंधित मंत्री को फ़ोन ना करके सीधे प्रधानमंत्री से वार्तालाप करके उस बारे में जानकारी ले सकते हैं। नीति का निर्धारण। देश के लिए प्रमुख राजनीतिक फैसले प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। भारत की विदेश नीति एवं घरेलू नीति के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति महत्वपूर्ण रहती है। यानी विदेशी स्थिति, जो विदेश में आपसी व्यापारिक संबंध होते हैं देशों के बीच में, वो समन्वय बनाना और देश के अंदर नीति का निर्धारण करना, पॉलिसी बनाना, ये सारा कार्य प्रधानमंत्री ही करते हैं। और बैंकों में राष्ट्रीयकरण, संविधान संशोधन के लिए उन्नति, रेलवे, सेना, स्वास्थ्य आदि के लिए बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा ही बनाई जाती है। मतलब ये सब बड़ी बड़ी योजनाएं जो है देश के अंदर, रेलवे हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, सेना हो गया, ये सब योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के द्वारा ही बनाई जाती है। अब अगला पॉइंट इसमें, प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 307 के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। यानी उसके पास शक्तियाँ तो है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकता बगैर प्रधानमंत्री के परामर्श के, यानी उसके सलाह के। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं जब यह मंत्रिमंडल आपातकाल घोषणा करने की लिखित सलाह दे। मतलब राष्ट्रपति अपने आप इमरजेंसी का घोषणा नहीं कर सकता है जब तक कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल लिखित रूप से घोषणा करने की सलाह न दे। अब अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अनुच्छेद 352 में बाहरी, अब आपातकाल इमरजेंसी लागू कब किया जा सकता है, तो इसमें अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी किसी देश के द्वारा हमारे देश पे आक्रमण कर दिया जाए, तो उस संबंध में देश के अंदर इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 356 में आंतरिक व्यवस्था, राष्ट्रपति आपातकाल, यानी आंतरिक व्यवस्था यानी घरेलू, जो देश के अंदर ही गृह युद्ध का माहौल जैसा हो जाए तो इस स्थिति में भी देश के अंदर आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी इमरजेंसी लगाया। देश के अंदर ही आपसी टकराव, बहुत सारे मुद्दे पर टकराव हो सकता है या फिर जातियों के बीच में टकराव हो सकता है, तो गृह युद्ध जैसा हालात अगर हो जाए तो इस स्थिति में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 360 में इसका जिक्र किया गया है कि वित्तीय आपातकाल, यानी देश दिवालिया होने के कगार में पहुंच जाए, देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाए, वित्तीय हालात बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जैसे कि श्रीलंका में हुआ है, इस स्थिति में भी इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और उसके बाद विभिन्न योजनाओं, विभिन्न आयोग एवं परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बड़े बड़े आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये। सेकेंड पॉइंट है, भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद व अन्य चीज़ों के भी ये अध्यक्ष होते हैं। अब अनुग्रह की शक्तियाँ क्या है। भारत से समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही के द्वारा ही की जाती है, मतलब सलाह के द्वारा ही की जाती है। भारत के प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के संदर्भ में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और इत्यादि सम्मानजनक उपाधियों का वितरण राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही करता है। यानी जो भी पद्म विभूषण देना है, पद्मश्री देना है, अर्जुन अवार्ड देना है, भारत रत्न देना है, तो ये सारे घोषणा तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सलाह मशवरा जो होता है, परामर्श जो है, वो प्रधानमंत्री देते हैं। आप प्रधानमंत्री और गठबंधन का राजनीति का दौर कब से शुरू हुआ हमारे देश में। भारत की राजनीति में कांग्रेस दल हमेशा से प्रबद्ध रहा है, यानी कांग्रेस हमेशा मजबूत रहा है। 1947 में आज़ाद हुआ, तब से भारत में पहला आम चुनाव 1951 में 51-52 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व सत्ता में हमेशा से ही रहा है और कांग्रेस पार्टी हमेशा पूर्ण बहुमत मिलता रहा था। लेकिन 1977 में आपातकाल के बाद में चुनाव हुए तो पहली बार भारत में कोई गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आ पाई थी। इंदिरा गांधी ने मतलब आपातकालीन लगाया था, तो उसके बाद वो चुनाव हार गई थी। यह पहली बार गैर कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन यह गठबंधन की सरकार थी। मतलब जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी उसमें भी
उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, गठबंधन का सरकार था। जनता पार्टी के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई इस गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन यह सरकार ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई थी। 1980 के आम चुनाव हुए और फिर से कांग्रेस सत्ता हासिल कर ली थी। भारतीय राज्य में अभी गठबंधन का युग शुरू हुआ था और 1989 में भारत में गठबंधन की द्वारा शुरुआत हो गई थी और 1990 से 2014 तक जितनी भी केंद्र सरकार बनी सभी गठबंधन की सरकार बनी। 1989 से जितनी भी सरकार आई देश के अंदर सब गठबंधन की सरकार थी। तो इस तरह कहा जा सकता है कि भारत में पूर्णतः गठबंधन का दौर प्रारंभ हो चुका था। कांग्रेस ने अपना गठबंधन यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस बनाया था, और भाजपा ने अपना गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था यानी एनडीए, और यूपीए कांग्रेस का था। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर आई गुजराल, एच डी देवगौड़ा, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार के उम्मीदवार रहे हैं। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।